यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। अंश शावर से निकलकर एक तौलिया अपनी वी शेप कमर पर बांधकर और एक गिला टॉवल अपने हाथ में लेकर बाहर निकाल और आना को देखते हुए उसे पूरा क्लीन करने लगा। आना पूरे पसीने से लथपथ थी। उसने उसे अच्छे से क्लीन किया और फिर एक शर्ट निकालकर और एक शॉर्ट निकालकर उसे पहना दिए और उसके माथे पर बड़े प्यार से हाथ रखकर चूमकर उसे ब्लैंकेट में अच्छे से कवर करके सुला दिया और खुद अपनी सिगरेट और अपना फोन लेकर बालकनी में आ गया और उसने किसी को फोन लगाया और बोला, अब आगे इधर रशिया में। ब्लैक डेविल अपने ऑफिस में बैठा था, जहां पर कि वो कोई डील करने वाला था। कोई उसे मिलने आया था और उसके साथ था उसका वो बॉडीगार्ड जो कि उसके साथ 24 घंटे रहता है। फिर अचानक कमरे में कोई एंटर हुआ। ब्लैक डेविल में वैसे ही मास्क लगाए, आंखों पर गॉगल्स लगा, उसे देखा और चुप रहा। उसके बॉडीगार्ड ने उसे बैठने का इशारा किया। वह आदमी बैठ गया तो ब्लैक डेविल के आदमी ने उसे बोलने का इशारा किया। ब्लैक डेविल की प्रेजेंस ही ऐसी थी कि वो आदमी एक तरह से डर रहा था। उस आदमी ने कहा, ब्लैक डेविल। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर बोला कि हम जर्मनी में किसी को ढूंढ रहे हैं और उसे इंडिया वापस ले जाना चाहते हैं। ब्लैक डेविल ने बिना बोले आंखों के ही इशारे से पूछा कि कौन है वो और क्यों चाहते हो। तो उस आदमी ने कहा कि दरअसल यह एक लड़की है, लगभग 21 साल की, और यह इंडिया से हमारे कैद से भागी है। हमारे मालिक मिस्टर जयवीर ठाकुर इस लड़की से शादी कर रहे थे और यह लड़की मंडप से उन्हें धोखा देकर भागी है। जैसे उसने कहा कि यह लड़की धोखा देकर भागी है और 21 साल की है, तो ब्लैक डेविल ने थोड़ी शक की निगाह से उसे देखा। ये कोई और नहीं राणा था, जो कि ब्लैक डेविल के साथ मीटिंग करने आया था, क्योंकि जयवीर ठाकुर अभी भी ठीक नहीं था। ब्लैक डेविल के बॉडीगार्ड ने कहा कि तुम्हारे मालिक खुद क्यों नहीं आए। ब्लैक डेविल कभी भी नौकरों से बात नहीं करता। उसने कहा कि वो अपने मालिक से बात कराएगा, क्योंकि उसके मालिक ठीक नहीं है और वह अपना इलाज कराने गए हैं और इस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही लड़की है जो हमारे मालिक की बीमारी की दवा है, वरना हमारे मालिक हमेशा अकेले ही रह जाएंगे। ब्लैक डेविल हैरानी से उसे देखने लगा तो बॉडीगार्ड ने कहा, खुल के बात बताओ। तो राणा ने बताया कि हमारे मालिक को एक अलग तरह की बीमारी है, जिसमें कि उन्हें आज तक कोई नहीं छुपाया। यहां तक कि उन्हें जन्म देने वाली मां भी 1 या 2 बार उन्हें छुपाई है जब वो बीमार हुए और उन्हें मां के दूध की जरूरत थी। 30 साल का होने पर भी वो सिंगल है, क्योंकि कोई भी लड़की अगर उनके करीब आती है तो उनकी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। कितनी ही लड़कियों को आजमा के देख लिया और उनको फिर मौत के घाट भी उतार दिया गया, पर एक ये लड़की थी जो एक बार मालिक से टकराई, पर मालिक को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दोबारा उन्होंने जब इसे छुआ तब भी उन्हें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये लड़की के पास आने से, छूने से मालिक को कोई रिएक्शन नहीं होता। ब्लैक डेविल हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। फिर उसने इशारा किया आगे। तो राणा ने बोला, हमारे मालिक की शादी इसीलिए नहीं हो पा रही थी, उनके वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो इकलौते बेटे हैं और हमारी मालकिन ने यही फैसला किया कि इस लड़की को जयवीर ठाकुर की पत्नी बनाकर लाया जाए, ताकि उनके वंश आगे बढ़ सके, क्योंकि सिर्फ यही लड़की है जिसके पास आने से वो मलिक के साथ रिश्ते बनाने से मलिक को कुछ होगा नहीं। फिर ब्लैक डेविल चुप रहा और सुन रहा था। फिर राणा ने बोला कि पर यह लड़की मंडप से ही किसी की मदद से भाग गई और अब हमें जाकर पता चला है कि यह जर्मनी में है पिछले 6 महीने से। जैसे ही उसने ये बोला, ब्लैक डेविल जो कि कुछ काम कर रहा था, उसके हाथ रुक गए। उसने फिर राणा की तरफ हैरानी से देखा तो उसने अपनी वही भारी माइक्रोफोन लगी आवाज में कहा, लड़की का फोटो है और कोई डिटेल्स है। तो राणा ने कहा, मैं सारी डिटेल्स और फोटो लेकर आया हूं और उस कॉलेज का नाम भी जहां पर यह पढ़ती है, पर पिछले कुछ दिनों से कॉलेज नहीं गई और किसी को भी नहीं पता। बॉडीगार्ड ने कहा कि और इसे ढूंढने के लिए हमें क्या मिलेगा। तो राणा ने कहा, इंडिया में आपकी सारी इलीगल एक्टिविटीज की परमिशन में जो भी रुकावट आ रही है वो हमारे मालिक क्लियर करा देंगे, क्योंकि इंडिया में उनका पूरा होल्ड है। आपको किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। बॉडीगार्ड ने कहा, वो तो हम पहले ही कर लेंगे, क्योंकि ब्लैक डेविल की ताकत तो तुम जानते ही हो, हमें जो चाहिए होगा हम समय आने पर मांग लेंगे। बॉडीगार्ड ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने ब्लैक डेविल की तरफ देखा, आप सारी डिटेल्स हमें दे दीजिए और यू कैन गो नाउ। फिर राणा ने कहा, पर इस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है, इसका नाम अहाना है। ब्लैक डेविल को अजीब सा लग रहा था। उसने जल्दी से वो फाइल पकड़ी और उसे खोलकर देखा। उसकी बेचैनी देखकर वो बॉडीगार्ड भी हैरान हो रहा था। जैसे ही उसने फाइल खोलकर उसके अंदर की फोटो देखी, उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई। उसे अपनी चलती निगाहों से राणा को देखा, फिर कुछ सोचकर उसे वहां से जाने का इशारा किया और फिर राणा ने कहा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है
उसके पूरे परिवार की और बाकी सबकी, और वो कहा है ये भी बस अगले एक हफ्ते तक हमारे मालिक जयवीर ठाकुर अपना इलाज करके इंडिया वापस आ जाएंगे और हम चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लड़की हमारे कब्जे में हो ताकि हम इसकी शादी अपने मालिक से कर दे। हमारी बड़ी मालकिन की यही इच्छा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी शादी हो जाए। इतना कहकर राणा वहां से चला गया और ब्लैक डेविल ने दोबारा एक बार फाइल खोलकर उस फोटो को देखा तो उसकी आंखें और भी लाल हो गई, उसके माथे की नसें उभर रही थी, उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि आना की फोटो थी। और फिर ब्लैक डेविल ने अपनी गॉगल्स निकालकर अपना मास्क निकला और सामने खड़े बॉडीगार्ड को देखकर बोला, और इस जयवीर ठाकुर और इस राणा की सारी कुंडली मुझे चाहिए। और वो खड़ा होकर खिड़की पर खड़ा हो गया, खिड़की से बाहर देखकर बोला, तो यह वजह थी प्रिंसेस जिसे भाग रही हो, यह वजह थी तुम्हारी जर्मनी आने की और इंडिया कभी वापस न जाने की। जी हाँ, आप सबका गैस सही है, ये ब्लैक डेविल ही शिव है और शिव ही ब्लैक डेविल है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि शिव कितना डेविल है ये तो सिर्फ उसके 2-3 करीबी लोग ही जानते हैं, पर अब आप भी जान गए। आगे आगे देखिए और भी बड़े राज खुलने वाले हैं अहाना के बारे में, यानी कि आना के बारे में, अंश के बारे में। शिव बड़े ध्यान से उस फाइल को उठाकर पढ़ रहा था, उसके अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। फिर वो अपने आप से बोला, इतनी बड़ी बात और हमें नहीं बताया, इसीलिए तुम्हारे बॉडी पर वो जख्म थे। फिर उसने कहा जो भी तुम्हारे आंसुओं की वजह था उन सबको ओबरॉय ब्रदर क्या सजा देंगे। ये तो तुम्हारी सोच से भी परे है, पर हमें ना बताने की सजा भी तुम्हें मिलेगी। वहां से मीटिंग करने के बाद शिव के बॉडीगार्ड कोबरा ने बताया कि उसे अभी एक और मीटिंग करनी है। शिव ने कहा, नहीं, अब मुझे वापस जर्मनी जाना है और जो भी मीटिंग है उसे अगले हफ्ते की करो, क्योंकि अपने सोर्सेस से पता चला लिया था कि जयवीर ठाकुर के आदमी जर्मनी में आना पर नजर रख रहे हैं और उसका अंश से मिलकर आना को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। सुबह हो गई, आना अभी भी सो रही थी और सुबह के 8 बजे बज चुके थे और अंश की पूरी रात आना को ही इसी तरह देखते हुए गुजरी। वो मन ही मन सोच रहा था कि 10 दिन कैसे गुजरे हैं मुझे भी पता है, अब तो शिव क्या कोई भी चाहे, कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अब तो मुझे तुम रोज चाहिए। एंजल वैसे ही धीरे धीरे उसके चीकस पर किस करके उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, एंजल 8 बज चुके हैं, 9 बजे तुम्हें कॉलेज जाना है, उठो, लेट हो जाएगी। और आना जब भी अंश उठाता अपना पासा पलट कर सो जाती, क्योंकि उसका भी उठने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि अंश ने उसे रात भर बहुत परेशान किया था और अंश को उसे ऐसे तंग करने में खुशी महसूस करता था, जैसे बार बार उसकी चीकस पर, कभी उसके लिप्स पर किस करता, कभी उसकी छोटी सी नाक खींचते। आना बहुत इरिटेट हो रही थी, वो बार बार उसके हाथों को तो पीछे हटाए रही थी, नींद में भी बड़बड़ा रही थी, सोने दो प्लीज। और अंश को इस तरह उसे चिढ़ाकर बड़ा मजा आ रहा था। उसने कहा, अच्छा है, शिव नहीं है वरना फिर लेक्चर सुनाता, मेरी प्रिंसेस को तंग मत करो, उसे सोने दो, उसे परेशान मत करो। फिर लास्ट में अंश ने हार कर आना को अपनी गोद में उठाया और वैसे ही बाथरूम की तरफ ले गया। और आना है गहरी नींद में, उसने अंश की गर्दन में अपने बाहें लपेटी, पर मजाल है नींद से जागी हो अंश उसे वैसे ही लेकर बाथरूम आ गया और टब में, जो कि उसने पहले ही पानी भर रखा था, उसने उसे बड़े आराम से लेटा दिया। और जैसे ही आना पानी में गई उसकी नींद झट से खुल गई। अंश ने उसे पूरा का पूरा डुबा दिया था, यानी कि उसका चेहरा भी। जैसे ही उसका चेहरा पानी में गया वो बचा लो कहती हुई हड़बड़ाती हुई उठी। मैं डूब गई। अंश हंसने लगा और बोला, ऐसे कैसे डूब गई मेरे होते हुए, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, बहुत लेट हो गई हो, चलो जल्दी से दोनों एक साथ बात लेते हैं और चलते हैं। आना ने जैसे ही अंश को देखा और अपने आप को देखा बाथ टब में, उसे तो कल रात पर ही अंश पर कितना गुस्सा था, उसे गुस्से से दांत पीसे और अपना मुंह फेर लिया। और अंश को उसे ऐसे देखकर बड़ा मजा आ रहा था। उसने उसकी नाक खींची और बोला, तो मेरी एंजल अभी तक नाराज है, पर आना ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उसे देखते हुए कहा कि अपने कपड़े उतारे और बाथ टब में आ गया। तो आना ने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, प्लीज बाहर जाइए, मुझे कॉलेज जाना है। तो उसने कहा का वही तो कह रहा था, मैं कितनी देर से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, अब तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। फिर आना ने कहा कि पीएलएस मुझे तंग मत कीजिए, ऑलरेडी आप मुझे बहुत तंग कर चुके हैं। अंश ने कहा, वो तो मेरा हक है एंजल तंग करने का और वो मैं करता रहूंगा हमेशा। आना चुप रही, उसने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। फिर अंशु से देखते हुए कहा, जल्दी से कपड़े उतारो। तो आना ने कहा, प्लीज मुझे तंग मत कीजिए। जिस तरह से आना ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, और फिर अंश बिना उसे तंग किया बाहर चला गया, ये बोलकर कि जल्दी करो, मेरा मूड कभी भी बदल हो सकता है। आना को अंश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपने आप से दिल तो कर रहा है इसको खून कर दो। फिर उसने कहा, ओ शिट, मैं सच में लेट हो गई, मुझे तो पहले जाकर विराट से मिलना था। इधर विराट कॉलेज जल्दी आ गया था, क्योंकि उसे आना से मिलकर कुछ बताना था, कुछ समझता था वो कर, यही सोच रहा था कि आना लेट कैसे हो सकती है। सनाया और आना कॉलेज के लिए निकल चुके थे, जहां सनाया ये सोच रही थी कि आज क्लासेस के बाद विराट के साथ से जाएगी, तो आना यही सोच रही थी कि वो किस तरह से क्लासेस से पहले ही विराट से मिले। कॉलेज पहुंचकर आना ने जैसे ही मिशी और लूसी ल्यूक को देखा, उसने उन दोनों को बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
मैं मेडिकल रूम से दवाई लेकर आती हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? तो आना ने कहा कि बस ऐसे ही थोड़ा सा सर दर्द है। दरअसल आना वहां से जाना चाहती थी, वो अपना फर्स्ट लेक्चर छोड़कर विराट से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था बाद में उसे टाइम नहीं मिलेगा, विराट सनाया के साथ जाने वाला है। वो जल्दी जल्दी मेडिकल रूम में चली गई और सीधा विराट के ऑफिस गए। विराट आना की ही वेट कर रहा था। उसने उसे जैसे ही आपने देखा बोला, आना तुम लेट कैसे हो गई? तो आना ने कहा, सॉरी मेरी नींद ही नहीं खुली। तो विराट ने देखा कि आना जैसे रोई है, उसकी आंखों के नीचे थोड़ा पफीनेस है। तो आना रोते रोते उसके गले लग गई और बोली कि कल रात शिव की जगह अंश आया था फार्म हाउस और उसने मुझे बहुत परेशान किया। तो विराट हैरान रह गया, उसे गुस्सा आ रहा था कि वो चाहकर भी अपनी जान को बचा नहीं पा रहा, क्योंकि वो मजबूर था। उसने आना को बोला कि उसने क्या किया, तो आना ने अपना सर झुका लिया। विराट को क्या बताती कि अंश ने क्या किया है। विराट समझ गया और वो चुप रहा। उसे लग रहा था कि अंश फिर से आना के साथ फिर वही हुआ है। ये सोच सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने कहा, ये सब उसे सनाया का किया धरा है, उस सनाया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। जितना परेशान उसने तुम्हें किया है उसे कहीं ज्यादा परेशान उसे मैं करूंगा, देखना कैसे उसे खून के आंसू रुलाता हूं। फिर विराट ने आना को कुछ समझाया और यह सुनकर आना हैरानी से विराट को देखने लगी। तो विराट ने कहा, हाँ जान, अभी हमें ये सब करना ही होगा, समझने की कोशिश करो। आना ने हमें सिर हिलाया और बोली, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। एपिसोड 52। विराट से बात करने के बाद आना अपनी क्लासेस की तरफ आ गई। उसने बाकी की क्लासेस अटेंड की और सनाया क्लासेस के बाद विराट के केबिन में गई। उसने आना को पहले ही मैसेज भिजवा दिया था कि वह अकेली घर चली जाए बॉडीगार्ड के साथ, क्योंकि वह अपने बॉडीगार्ड के साथ विराट के साथ जाने वाली थी। विराट, चलिए मिस सनाया, क्या ये बॉडीगार्ड आपके साथ जाएंगे? सनाया, हाँ सर, एक्चुअली मेरे भाई में बॉडीगार्ड के बिना मुझे अकेले नहीं जाने देंगे। आप समझ सकते हैं मेरे भाइयों के दुश्मन बहुत है यहाँ। हाँ समझ सकता हूँ, आपके भाई कोई मामूली चीज भी तो नहीं है, आफ्टर ऑल ओबरॉय ब्रदर्स है तो दुश्मन भी तो उतने ही होंगे। सनाया, ठीक कहा आपने सर। तो विराट ने कहा, इफ यू डोंट माइंड, मैं और आप मेरी गाड़ी में चलते हैं, आपका बॉडीगार्ड हमारे पीछे पीछे रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सनाया ने कहा, यह भी ठीक है। फिर उसने अपनी लेडी बॉडीगार्ड और बाकी बॉडीगार्ड को बोला कि आप पिछली गाड़ी में लिए, मैं विराट के साथ जा रही हूं। सनाया को विराट के साथ गाड़ी में बैठ गई। विराट ने उसे कोई फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बहुत ही जेंटलमैन बनकर पेश आ रहा था और उसका पूरा ध्यान भी रख रहा था, उसकी पूरी बात भी सुन रहा था। सनाया, वैसे सर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं ना? हाँ इंडिया से बिलोंग करता हूं, पर काफी पहले ही मॉम डैड यूएस शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए अब अपनी स्टडी कंप्लीट करके एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, इसीलिए। तो सर आपने इसी प्रोफेशन आई मीन टीचिंग को ही क्यों चुना, जबकि आप कह रहे हैं कि आपकी पापा तो बिजनेसमैन है? हाँ वो बिजनेसमैन है, लेकिन मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं अपने दम पर कुछ बनना चाहता हूं, अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। वह भी ठीक है विराट, वैसे आपके भाई तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, काफी नाम है उनका, मैंने सुना है। हाँ सर मेरे भाई यहाँ के टॉप के बिजनेसमैन है। फिर विराट ने कहा, आप क्या कह रही थी? उस दिन की आयना आपकी भाभी है और दोस्त भी, पर उसने मना कर दिया। तो वह आपके किस भाई से उसकी शादी हुई है? आई मीन आपके तो दो भाई है ना, शिव ओबरॉय और अंश ओबरॉय। वो सनाया चुप रही, अब वो क्या बोलती। उसने बात बदलने के लिए कहा कि उसने कहा, सर एक बात पूछूं, वैसे आप रहते कहाँ है? आई मीन अगर अब आप यही पढ़ने वाले हैं तो आपने कोई घर भी तो लिया होगा ना? तो विराट ने कहा, यहीं पर एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट रेंट पर लिया है, वही रहता हूं। वो कॉलेज से तो थोड़ी दूर है और वैसा साफ सुथरा भी नहीं, बट मैं मैनेज कर लेता हूं। सनाया ने कहा कि इफ यू डोंट माइंड, मेरे भाइयों का इसी शहर में एक विला है जिसमें कि पहले मैं रहती थी, बट अभी कुछ रीजंस की वजह से मैं अपने भाइयों के साथ फार्म हाउस में रहती हूँ। इफ यू डोंट मन, आप उसे विला में शिफ्ट हो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर सब अरेंजमेंट है, नौकर चाकर सब है और वो कॉलेज के काफी पास भी है। फिर विराट ने उसे थैंक्स कहा और बोला कि सनाया पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट मैं मैनेज कर लूंगा। मैं किसी का एहसान नहीं लेता, मैं अपने पापा का भी आसान नहीं लेता, वरना अगर मैं चाहूं तो यहां पर अपने लिए घर खरीद सकता हूं, जितना बड़ा भी चाहूं, बट मैं ऐसा करना नहीं चाहता। सनाया विराट की बातों से बहुत इंप्रेस हो रही थी। उसने कहा, पर सर आज की दुनिया में भी कोई ऐसा होता है जो अपने पापा का चला चलाया बिजनेस छोड़कर और इतना पैसा छोड़कर खुद के दम पर कुछ करना चाहे? विराट ने कहा, सारी दुनिया एक जैसी तो नहीं होती और फिर बस मुझे अपने आप को प्रूव करना है और देखना है कि मैं कितना काबिल हूं। सनाया ने कहा, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड सर। विराट ने तिरछी नजर से सनाया को देखा, यही तो वह चाहता था। इधर शिव वापस आ चुका था और आते ही वो ऑफिस गया। अंश भी ऑफिस आया हुआ था। शिव ने आते ही ऑफिस में अंश को बोला, प्रिंसेस कैसी है? तो अंश ने कहा, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। शिव ने अंश को टैडी नजर से देखा, इसका मतलब था कि उसने कुछ किया तो नहीं। अंश ने कहा, अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला, बिल्कुल भी नहीं, जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ। अब अंश क्या बताता कि उसने तो उससे भी बुरा हाल किया है उसका। फिर शिव से कुछ बातें की और वह फाइल जो राणा ने उसे दी थी उसको अंश के सामने किया और बोला, इन्फॉर्मेशन तुझे पहले ही मिल चुकी थी। अंश हंसा और बोला, हाँ कुछ पता चल चुका था, बट यह नहीं पता था कि जयवीर ठाकुर आखिर शादी क्यों करना चाहता है, उसका रीजन क्या है।
शिव ने अंश की तरफ देखकर कहा, तुझे क्या लगता है ये रीजन जो दिया जा रहा है ये ठीक है या कुछ और भी है? अंश ने कहा कि वही तो जानना है, क्योंकि सब कुछ एंजल को ही पता है। हम कितना भी पता कर ले, कुछ ऐसी बातें हैं जो एंजल के अलावा कोई नहीं जानता, चाहे हम राणा या उस ठाकुर को भी अपने कब्जे में ले ले। पर फिर भी शिव ने कहा, इसमें उसके परिवार की इंफॉर्मेशन भी है। अंश ने कहा, हाँ वो मुझे पता चल चुका है, पर फिर भी वो उन दोनों से क्यों दूर है? और वो कौन था जिसने उसकी मदद की, उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। शिव ने कहा, तुझे यह इंफॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी थी तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? अंश हंस और बोला, क्योंकि मैं ब्लैक डेविल के काम में मैं दखल नहीं दे सकता था। शिव ने कहा, और ब्लैक डेविल पर नजर तू रख सकता है? तो अंश ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुझ पर नजर रखता हूं, ब्लैक डेविल पर नहीं। तेरे काम में मैंने कभी दखल नहीं दिया, इस तरह मैं चाहता हूं तू भी मेरे किसी काम में दखल मत दिया कर। शिव ने कहा, काम भी वैसे ही किया कर कि दखल देने की जरूरत ना पड़े। फिर शिव को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा, तुमने पक्का प्रिंसेस के साथ कुछ नहीं किया? क्योंकि मुझे लगता नहीं तो इतना सीधा तो नहीं है। तो अंश ने कहा, तू खुद ही जाकर अपनी प्रिंसेस से पूछ लेना। शिव ने कहा, सनाया पर नजर रख रहे हो? तो अंश ने कहा, बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे ही है, वो अपने किसी प्रोफेसर के साथ गई है। तो शिव ने कहा, उस प्रोफेसर के बारे में पता किया? तो अंश ने कहा, पूरा पता कर लिया, उसका बाप बिजनेसमैन है, यूएस में है और बात साफ सुथरा बिजनेस है। बहुत बड़े तो नहीं है पर बहुत छोटा भी नहीं है, पर उनका ये बेटा खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहता है। एक्चुअली विराट को पता था कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर निकाल पाएंगे, आखिर उनकी बहन का मामला है, इसीलिए उसने ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ही इकट्ठी करके सब जगह फैला दी थी। फिर शिव ने कहा, ठीक है, तू आज फार्म हाउस नहीं जाएगा? अंश, बिल्कुल जाऊंगा। शिव ने कहा, अभी एक दिन बाकी है। अंश ने कहा, सजा तुमने कम की है, मैंने नहीं, अब तू बार बार मुझे कुछ सजा नहीं दे सकता। शिव को पता था कि अंश नहीं मानेगा, इधर आना घर आकर अपनी पढ़ाई में ही लगी हुई थी, पर उसे डर लग रहा था कि कहीं आज भी अंश तो नहीं घर आएगा। आज वो खुद से प्रे कर रही थी कि हे भगवान आज शिव आ जाए, क्योंकि उसे पता था कि शिव उसे बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि उसका सारा कहा मानता है और अंश वो सिर्फ अपना कहा मनवाता है। वो खुद ही सोच रही थी कि दोनों भाइयों में कितना फर्क है। इधर एक मॉल में विराट सनाया के साथ कुछ शॉपिंग कर रहा था। सनाया, सर यह यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, पर आपको सारे ब्रांड और सब कुछ मिल जाएगा। विराट, थैंक यू सो मच सनाया, मुझे एक्चुअली बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ पता नहीं यहाँ पर, और फिर अकेला होना, कुछ सामान चाहिए जिसमें शायद आपकी हेल्प चाहिए होगी। सनाया ने कहा, बिल्कुल सर, आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करती हूँ। विराट सनाया को बड़े ही प्यार से रख रहा था, यहाँ तक कि हर जगह इस तरह से पेश आ रहा था जैसे वो उसकी केयर कर रहा हूँ। एक दो बार सनाया गिरने वाली थी तो विराट ने उसे संभाला। फिर विराट ने कहा, मैं बहुत थक चुका हूँ और बहुत भूख लगी है, चलिए मिस सनाया पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की शॉपिंग करेंगे और फिर मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। सनाया ने कहा, कोई बात नहीं सर, हम पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद घर तो मैं चली जाऊंगी। तो विराट ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता सनाया, आप मेरे लिए बाहर आएंगे और आपको ठीक ठाक घर पहुंचना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही आपका बॉडीगार्ड साथ है, पर मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आपके भाइयों ने मुझ पर शायद ट्रस्ट करके ही आपको मेरे साथ आने दिया है, तो इस तरह से किसी का ट्रस्ट तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। विराट ऐसी बातें कर रहा था कि सनाया उसे देखकर मुस्कुरा पड़े और बोली, आजकल की दुनिया में भी आप जैसे होते हैं, क्योंकि मैंने तो लड़कियों के फायदे उठाने वाले ही समाज हो ही देखे हैं। सनाया के साथ जो पहली बार हुआ था वो उसी का जिक्र कर रही थी। तो विराट ने कहा, शायद मैं इंडिया से हूं तो मेरे संस्कार मुझे कभी किसी लड़की का फायदा उठाने के लिए नहीं कहते, ना ही मेरे माँ बाप ने सिखाया है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि औरत की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो औरत कर सकती है वो मर्द कभी नहीं कर सकता। और आई रियली रिस्पेक्ट गर्ल्स, शायद ऐसा बहुत कुछ होता है जो आप हमसे ज्यादा बर्दाश्त करती है, अपने बर्दाश्त शक्ति हमसे कहीं ज्यादा है। विराट जानबूझकर ऐसी बात करके सनाया को सुना रहा था कि उसने और उसके भाइयों ने क्या किया है, और सनाया को विराट की बातें सुनकर एक पल के लिए आना की याद भी आई, क्योंकि उसके भाइयों ने जो आना के साथ किया था उसे कहीं ना कहीं आज भी गिल्ट था। पर सनाया हंसी और बोली, रियली यू आर सो डिफरेंट सर। विराट भी हंसा और बोला, वो तो है, ये तो सब बोलते हैं। दोनों लंच के लिए चले गए। विराट ने बड़ी ध्यान से सनाया के लिए चेयर खींची और उसे बिठाया। फिर उसने उनके बॉडीगार्ड को भी बड़े प्यार से बोला कि आप लोग भी प्लीज लंच कर लीजिए। तो उन्होंने ना में सिर हिला दिया। फिर उसने सनाया को बोला, सनाया प्लीज आप ही बोलिए, आपके पीछे पीछे साया बनकर बेचारे कब से घूम रहे हैं, इन्हें भी तो भूख लगी होगी। सनाया हंसी तो उसने अपने बॉडीगार्ड को बोला कि प्लीज आप भी लंच कर लीजिए। फिर वो सब थोड़ी दूर टेबल पर बैठ गए। विराट ने उनके लिए भी सब ऑर्डर किया। फिर लंच करने के बाद विराट ने कहा, अब मैं आपके घर छोड़ूंगा, क्योंकि वो ओबरॉय फार्म हाउस देखना चाहता था। उसको पता था कि ओबरॉय फार्म हाउस में जल्दी वो एंटर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो सनाया का सहारा ले रहा था ताकि वहां के गार्डों और सब उसे पहचानने लगे। फार्म हाउस के बाहर आने पर गार्ड ने जैसे ही गाड़ी रोकी, सनाया ने उन्हें गेट खोलने के लिए बोला, और विराट यही तो चाहता था। उन्होंने विराट को देखा और फिर सनाया के कहने पर बिना कुछ पूछे गेट खोल दिया, क्योंकि पीछे पीछे वो बॉडीगार्ड की गाड़ी भी थी।
फिर सनाया ने विराट को बोला, सर प्लीज आप अंदर तो आए। विराट सनाया को हाँ कहा पर ओबरॉय FATM हाउस आ गया क्योंकि उसे पूरी तरह से पूरा घर देखना था। और फिर उसकी नजरें तो आना को ढूंढ रही थी। अंदर आने पर उसने इधर उधर सब जगह देखा। सनाया ने उसे बिठाया तो उसने कहा, वैसे वो आपकी भाभी कहाँ है? तो सनाया चुप हो गई क्योंकि उसे पता था कि आना उसे अच्छे तरीके से बात नहीं करती। पता नहीं उसके कहने पर बाहर भी आएगी या नहीं। उसने कहा कि शायद वो पढ़ रही होगी, एक्चुअली उसका सिलेबस पीछे रह गया है इसीलिए वो अपने कमरे में होगी। फिर सनाया ने कहा, सर मैं अपने भैया को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अगर वो जल्दी आ रहे हैं तो आप उनसे मिलकर ही जाएगा। पर विराट अभी उससे नहीं मिलना चाहता था। उसने कहा, नहीं सनाया जी मैं फिर कभी मिलूंगा, अभी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, इतना सारा सामान लिया, घर भी सेट करना है। सनाया ने हाँ बोला और वो वहां से चला गया क्योंकि अभी वो शिव और अंश दोनों में से किसी के सामने नहीं आना चाहता था। बाहर आकर भी उसकी नजरें अंदर आना को ढूंढ रही थी कि किसी तरह जाने से पहले उसे आना दिख जाए। पर आना सबसे बेफिक्र होकर अपने कमरे में आराम से सो रही थी क्योंकि वो रात को भी अच्छे से सो नहीं पाई थी। पढ़ते पढ़ते वैसे ही सो गई। एपिसोड 53। शिव घर आ चुका था और उसने देखा कि उसकी प्रिंसेस अभी भी सो रही है। कितनी ही देर आना को वैसे ही देखता रहा। 2 दिनों में ही शिव ने आना को बहुत मिस किया था, उसके बिना रह नहीं पा रहा था। आना बड़े प्यार से सो रही थी। शिव ने उसे उसकी बुक साइड की और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया और फिर उसके माथे पर अपने होंठ रखे और बोला, सच में प्रिंसेस अंश ठीक कहता है, तुमसे अब एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। सच में क्या हो तुम? फिर वो फ्रेश होने बाथरूम चला गया। रात काफी हो गई थी। शिव ने नीचे सर्वेंट से पता किया तो उन्होंने बताया कि आना बिना खाना खाए सो गई है और सनाया भी अपने कमरे में ही थी। सनाया विराट के बारे में ही सोच रही थी। उसे विराट का नेचर बहुत अच्छा लगा। उसके कहा, सच में आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। शिव ने डोर नॉक किया तो सनाया अपने होश में आई तो उसने देखा कि आगे शिव खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने शिव को देखकर कहा, भैया आप कब आए? तो शिव ने कहा, बस अभी थोड़ी देर पहले। सर्वेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम अपने कमरे में हो। सनाया कहा, भैया? तो शिव ने उसे पूछा, कैसे रहा? क्या तुमने अपने प्रोफेसर को म्यूनिक शहर घुमा दिया? तो सनाया ने हाँ कहा और बोला, हाँ भैया हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। आपको पता है आजकल के जमाने भी कोई ऐसा जो कि अपने पापा का बिजनेस छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं क्योंकि उन्होंने जब मैंने उन्हें ऑफर किया कि वो चाहे तो हमारे विला में रह सकते हैं, अब मैं वहां नहीं रहती, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहे तो खुद का विला ले सकते हैं लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। शिव ने कहा, जानता हूं पता कराया है, पर तुम्हें कंफर्टेबल तो फील हुआ? तो सनाया ने कहा, भैया उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा और आपको पता है वो घर तक छोड़ने भी आए थे। शिव ने कहा, सब कुछ पता है मुझे। सनाया हंसी और बोली, आपको तो सब पता ही होगा। शिव ने कहा, पल पल की नजर रखता हूं तुम पर और उसे हादसे के बाद तो और भी ज्यादा। सनाया चुप हो गई, बोली, काश भैया अगर मैंने आपको बता दिया होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती। आज भी आना के लिए दुख होता है, सच में कहीं ना कहीं मेरी वजह से उसे बहुत सहना पड़ा है। शिव चुप हो गया। हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ पर जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है। अब शिव उसको बता नहीं सकता था कि आना के पीछे कितने पावरफुल लोग हैं जो उसे कैद करना चाहते हैं। सनाया ने उसकी ओर देखा और बोला, भैया पता है आज अभय सर ने भी मुझे एक बात पूछी कि आना, जब मैंने उसे बताया कि आना मेरी भाभी है तो उसने पूछा, आना तुम्हारे किस भाई की पत्नी है? दोनों भाइयों में से। मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, मैं चुप हो गई। शिव समझ रहा था। उसने कहा, सो जाओ सानू, कई बार किस्मत हमें इसमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पर हमें लगता है हम शायद बहुत गलत है, पर उस भगवान को भी पता होता है क्या गलत और क्या सही, क्योंकि जो कुछ भी होता है वही करता है, ये तो तुम ही कहती हो ना। सनाया चुप हो गई। फिर शिव ने कहा, क्या आना ने तुमसे बात करने की कोशिश की? आई मीन थोड़ा नॉर्मल हुई? तो सनाया में अपना सिर नामे हिला दिया। शिव ने कहा, थोड़ी देर उसको दो, थोड़े दिन दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। शिव थोड़ी देर सनाया से बात करने के बाद वापस कमरे में आ गया। उसने 1-2 बार आना को जगाने की कोशिश की पर आना बहुत गहरी नींद में थी। उसका मन हुआ कि वो बोले कि कुछ खा ले, पर सर्वेंट ने बोला था कि आना ने सोने से थोड़ी देर पहले ही काफी और सैंडविच लिया था। शिव ने कहा, उसे जगाना ठीक नहीं। शिव वैसे ही आना के पास लेट गया, उसे अपनी बाहों में लेकर, और यह सनाया की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने आना को देखकर कहा, सच में प्रिंसेस जितना भी माफी मांगे कम है, बहुत रिग्रेट है हमें उसे रात के लिए, पता नहीं जिंदगी में कभी तुम माफ कर पाओगी या नहीं। अंश घर लेट आने वाला था क्योंकि उसे कुछ अपनी वेपन्स की डील के लिए रात को जाना था। लगभग आधी रात में 1 बजे के करीब आना बहुत डर रही थी। उसे पहले लगा था किसी का टॉर्चर याद आ रहा था। वो अपने आप में ही बोल रही थी, मत मारो मुझे प्लीज, मत मारो प्लीज, छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द होता है, प्लीज मत मारो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा पसीने से लटपट था। फिर अचानक उसे वो सीन याद आने लगा जब शिव और अंश उसके साथ दरिंदगी दिखा रहे थे। वो बोलने लगी, प्लीज मत करो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। शिव उसके बड़बड़ाने से उठ गया। उसने आना को देखा और बड़े प्यार से जगाया, प्रिंसेस क्या हुआ, क्यों डर रही हो? उसने सारी लाइट्स भी ऑन कर दी थी और वह आना को जगा ही रहा था कि आना को वो सब याद आ रहा था जब इन दोनों भाइयों ने उस पर इतना जुल्म किया।
शिव उसके बड़बड़ाने से समझ गया था कि आना को वो सब याद आ रहा है और वो उसे ही याद कर करके डरती है। उसमें बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे जगाया। क्या हुआ प्रिंसेस, उठो, कुछ नहीं हुआ, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। फिर अचानक आना खड़ी हुई, एकदम घबराकर। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था, आंखों में आंसू थे। उसे जैसे ही शिव को देखा उसे वो सब याद आया जो वो अभी देख रही थी। उसे लगा कि शायद शिव अभी भी वैसा ही कुछ कर रहा था। उसे शिव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, शिव का उसे दिन का टॉर्चर। शिव बहुत वाइल्ड था। वो एक टक शिव को देख रही थी कि अचानक उसे गुस्सा आया और उसने जोर के खींच के थप्पड़ शिव के गालों पर मारा। जैसे उसने थप्पड़ मारा वैसे ही अंश ने दरवाजा खोला और आना को शिव को थप्पड़ मारते देख लिया था। अंश को बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, शिव ने हाथ देकर रोक दिया और अपनी आंखों से ही उसे घूर कर देखा कि बिल्कुल भी नहीं। शिव ने आना की तरफ देखा, वो उसे 2 मिनट देखता रह रहा। आना अभी भी गुस्से से कांप रही थी, उसकी आंखों में लगातार आंसू थे और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है और शायद डर भी लग रहा है। शिव ने उसे कुछ नहीं कहा और उसके सिर पर हाथ फेर के बोला, प्रिंसेस कुछ नहीं होगा, सिर्फ सपना देखा है तुमने, सो जाओ। अंश हैरान रह गया कि शिव बिना बात के थप्पड़ खाने के बाद भी इतना काम कैसे है। उसे गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से से आना की तरफ देख रहा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। शिव ने जैसे ही उसके सिर पर हाथ फेरा, आना ने उसका हाथ झटक दिया। अब तो अंश से रहा नहीं जा रहा था। शिव को पता था अंश का गुस्सा, इसलिए उसने उसे इशारे से बाहर जाने को बोला। अंश ने मना कर दिया तो शिव ने उसे इशारा किया कि बालकनी में चल, मैं अभी आया। अंश वैसे ही गुस्से से आना को देखते हुआ बालकनी में चला गया। शिव ने आना को देखकर कहा, प्रिंसेस सो जाओ, तुमने सिर्फ एक सपना देखा है, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हें पता है मैं कितने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या मैंने कुछ भी गलत किया? आना चुप हो गई, लेकिन अभी भी गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था। शिव ने कहा, सो जाओ प्रिंसेस, मैं तो बहुत खुश था कि 2 दिन बाद तुम्हें देखूंगा। डोंट टी वरी, मैं हूं यहां पर, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, सो जाओ। आना ने फिर से शिव का हाथ झटका और लेट गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे एकदम से इतना गुस्सा आया कि उसने अपना हाथ उठा दिया। पर शायद कहीं ना कहीं उसका गुस्सा जायज भी था और शिव भी यह समझ रहा था कि आना ने शायद उस रात के बारे में ही आज सपने में देखा है और इसीलिए उसे ऐसा गुस्सा आ रहा है। आना को आराम से सुलाने के बाद शिव बाहर बालकनी में गया और उसने बालकनी का दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। उसकी नजर अभी भी आना पर थी और आना रो रही थी, वो सो नहीं रही थी। शायद कुछ पुरानी बातें उसे अभी भी याद आ रही थी। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा अंश गुस्से से इधर उधर चक्कर लगा रहा है। अंश ने कहा, तू इतना चुप कैसे रह सकता है? शिव ने कहा कि क्योंकि जो जख्म हमने उसके दिल पर दिए हैं, उसके दिल पर की वो नींद में भी डरती है उसे जख्मों को याद करके। अंश ने कहा, माना सब बात मानता हूं, पर हम उसे प्यार करते हैं, यह उसे क्यों नहीं दिखता? तो शिव ने कहा, नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो जख्म हमने उसे दिए हैं वो मामूली नहीं है। कोई भी लड़की होगी तो शायद कभी हमें माफ नहीं कर पाएगी। आज सानू ने भी मुझसे पूछा कि उसे जब पूछते हैं कि आना उसके किस भाई की पत्नी है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। यहां तक कि सानू को भी रिग्रेट है जो कुछ भी आना के साथ हुआ। अरे उसे तो अभी पूरी बात ही नहीं पता कि हम दोनों ने कैसी दरिंदगी दिखाई थी उस दिन। जिस दिन उसे पता चलेगा ना, तो याद रखना आना की तो छोड़, सनाया की नफरत नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे हम। इतनी नफरत करेगी ना हमसे कि अंश ने कहा, मैं सब मानता हूं, बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए हम रिग्रेट कर रहे हैं। पल पल तुझे क्या लगता है सिर्फ तुझे ही रिग्रेट है? मुझे कोई गिल्ट नहीं है, बस मैं तेरी तरह जताता नहीं हूं। मैं अपने तरीके से चीज हैंडल करना चाहता हूं। मेरा प्यार करने का तरीका अलग है, तेरा अलग है। उसने कहा, एक बात मन की, एंजल के लिए ये सब सही नहीं है, पर यह भी तो है, उसे डबल डबल प्यार देंगे हम। तेरी प्रिंसेस और मेरी एंजल रहेगी वह, जब तक कि। और फिर वो जयवीर ठाकुर कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है उसे। तुझे पता भी है ना, गलती से भी अगर एंजल हमारे से पहले उसे ठाकुर के आदमी के हाथ लग जाती तो क्या होता? शिव अंश को देखते ही रहा, क्योंकि उसे भी पता था कि अंश जो कह रहा है वो ठीक है। अंश ने कहा, शिव वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता, कैद करके रखता उसे और सिर्फ एक कमरे के लायक रह जाती। और सिर्फ जयवीर ठाकुर के लायक जो बीमारी उसे है, वो किसी और को मिलने को भी तरसती, नरक बना देता वो उसकी जिंदगी। शिव ने कहा, पर अंश पता नहीं क्यों प्रिंसेस को देखकर हमेशा एक दुख होता है कि आखिर जो कुछ उसके साथ हुआ वो ये डिजर्व नहीं करती थी। अंश ने कहा, वो ये डिजर्व नहीं करती थी, बल्कि कोई भी डिजर्व नहीं करता था। शायद मेरा ही गुस्सा बहुत था, उसे दिन गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। फिर उसने शिव को देखकर अपने मन में बोला, जानता हूं गलत है, हर एक गलती की सजा होती है शिव, जो सजा हम दोनों को भी मिलेगी, मुझे भी और तुझे भी। और हमारी एंजल को जिंदगी में हमेशा खुशियां मिलेंगी। जितनी तकलीफ उसे हमने पहुंचाई है उतनी ही खुशी उसे मिलेगी, इतनी कि वो अपने सारे दुख भूल जाएगी। और शायद हमें जो सजा मिलेगी वो सजा के हम हकदार रहेंगे। फिर उसने कहा कि मुझे भी पल पल रिग्रेट होता है, बस मैं दिखाता नहीं। फिर उसने कहा, खुश रहना चाहता हूं जब तक हूं। जैसे ही उसने ये बोला, शिव ने हरा रानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बोल रहा है तू? उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस ये है कि खुश रहना चाहता हूं और खुश रखना चाहता हूं तुम्हें भी और अपनी एंजल को भी।
और इसीलिए उसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूं और तू प्रिंसेस के साथ खुश रहे, इसीलिए ये शादी हुई। शिव ने कहा कि अंश, मुझे तेरी बातें कुछ समझ नहीं आ रही। तो उसने कहा क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, सोच मत। बस ये सोच कि जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ आना के भले के लिए होगा, उसे खुशी मिलेगी, बहुत खुशी। आज नहीं तो कल वो खुद कहेगी थैंक यू मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां देने के लिए, और यह मेरा वादा है तेरे से। शिव जैसे ही कुछ पूछने वाला था, अंश ने कहा बस अब रात बहुत होगी, चल सोते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। और फिर अंश वैसे ही अंदर चला गया। शिव वहीं बैठा अंश की बातों को सोच रहा था। एपिसोड 54। अंश अंदर आ गया था और शिव अभी भी अंश की बातों को ही सोच रहा था, और सच ये था कि फिलहाल उनकी प्रिंस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, और जिसका हल सिर्फ और सिर्फ इन दोनों भाइयों के पास था। इंडिया में राणा अपनी मालकिन से मिला। मालकिन, क्या तुम ब्लैक डेविल से मिले हो? हाँ मालकिन, मेरी ब्लैक डेविल से खुद बात हुई है। क्या वो तुम्हें मिलने के लिए एग्री हुआ? क्योंकि वो तो सिर्फ मालिकों से बात करता है। मैंने उन्हें मलिक की सारी सिचुएशन बता दी थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे बात की। क्या बात हुई तुम्हारी? वही जैसा आपने कहा था। मैंने उन्हें बोल दिया है कि इंडिया में उनकी वेपन्स की जो भी डील है या उन्हें कोई भी परेशानी है तो उसे हम हल कर देंगे। आपको तो पता है सरकार बदलने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, काम करना आसान नहीं रहा, इसीलिए ब्लैक डेविल को भी इंडिया में अपनी एक्टिविटीज को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा है। ये तो है, अगर ब्लैक डेविल हमारा काम करेगा तो हम भी उसका काम जरूर करेंगे। मैंने उनसे सारी बात कर ली और उन्होंने हाँ भी कह दी, बस अब किसी तरह से उस लड़की तक पहुंचने हैं। तुमने पता किया क्या वो लड़की ने आना जाना शुरू किया कॉलेज में? मालकिन, मेरे लड़के नजर उस लड़की पर रख रहे हैं, पर जैसे वो लड़की अपने दोस्तों के साथ पहले कॉलेज के बाहर जाती थी, जो कि कैमरास के थ्रू देखा है, वैसे नहीं जाती कॉलेज के अंदर। हमें अभी पता नहीं चल पाया है क्योंकि बहुत सिक्योरिटी होती है, पर फिर भी मेरे आदमी काम पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है 1-2 दिन के अंदर अंदर वो ये काम कर देंगे। पर कैसे कर देंगे? वहां के कॉलेज में बहुत सिक्योरिटी है। हाँ मालकिन, है कोई जर्मनी के ओबरॉय ब्रदर्स है, सुना है उनकी बहन भी वहां पढ़ती है, उसकी वजह से उन्होंने वो कॉलेज की सिक्योरिटी टाइट की है और अपनी सिक्योरिटी के अंदर लिया था। इसीलिए बिना आईडी और सब वैलिड प्रूफ के किसी को नहीं जाने दिया जाता। वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर तुम ये काम कैसे करोगे? मालकिन, कॉलेज में ही एक स्टूडेंट को हम लोगों ने उसके साथ सेटिंग की है और उसे फोटो भी दे दी है, और यह भी बता दिया है कि यह लड़की जब भी कॉलेज आए इसमें नजर रखे पल पल की, कि वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, सब कुछ और किसके साथ होती है। अपने उसे आदमी को बोला कि जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए, पल पल की नजर उस लड़की पर रखेगी। मालकिन, पता किया लंदन में जयका की हालत ठीक है अब? हाँ मालकिन, इसीलिए मैं सीधा आपके पास आया हूँ ये बताने की ब्लैक डेविल के साथ जो डील हुई है और जो और भी बातें हुए हैं उसका सब आपको भी इंफॉर्मेशन देने बहुत जरूरी है। मैंने ब्लैक डेविल को बता दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें लड़की चाहिए। ठाकुरन, बिल्कुल ठीक, एक बार ये लड़की हमारे हाथ में आ जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ही जयवीर आएगा, मैं इसकी शादी उससे कर अपना बदला भी पूरा कर लूंगी और पूरे समाज में दिखा दूंगी कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस एक लड़की के जाने की वजह से लोगों में हमारा डर और दहशत कम हो गई है। उसको वापस बरकरार रखने के लिए इस लड़की का हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। इधर विराट ये सोच रहा था क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। इस तरह से वो लड़की भी स्मार्ट है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। फिर से अपने मन को ही समझाता हुआ, नहीं, मेरी आना को दुख देने के पीछे इस सनाया का बहुत बड़ा हाथ है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अंश बिस्तर पर लेटते ही उसने आना को खींचकर बिल्कुल अपने करीब किया, उसके माथे पर होठ रखे और बोला, जानता हूं बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर मैं तुम्हारे लिए सब चीज आसान बना दूंगा, बस एक बार मुझे समझने की कोशिश करना। और उसे कसकर अपने सीने से लगाकर सो गया। शिव कितनी ही देर सब बातें सोचता रहा जो उसकी मीटिंग में हुई और भी बातें, सिगरेट पीता रहा, और जब अंदर आया तो उसने देखा आना लगभग अंश के ऊपर आधी सो गई है। वो चुपके से आकर दूसरी साइड लेट जाता है और आना की तरफ ही देख रहा था। फिर उसने आगे बढ़कर उसके सिर पर हल्का सा किस किया, उसके शोल्डर पर किस किया और अपनी जगह पर लेट गया। अंश ने शिव को देख लिया था उसने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और बोला, जानता हूं बहुत प्यार करता है तू, इसीलिए मैंने जबरदस्ती यह शादी कराई, क्योंकि पता था नहीं रह पाएगा और एंजल को दुनिया की सारी खुशियां देगा। इसी तरह से 4 दिन बीत गए। जयवीर ठाकुर इंडिया वापस आ चुका था और वैसे ही अपने कमरे में बैठा था और उससे करीब 20 कदम की दूरी पर उसकी मां बैठी थी। राणा भी वही था। जयवीर, क्या पता चला? राणा मलिक, हमारे उस लड़के जो कि अहाना की कॉलेज में पढ़ता है, उसने बताया कि वो लड़की अब ओबरॉय ब्रदर की गाड़ी में आती है और ओबरॉय ब्रदर्स के बॉडीगार्ड उसके साथ होते हैं। जयवीर, वहीं जर्मनी के बिजनेसमैन ओबरॉय ब्रदर्स, जिन पर ब्लैक डेविल हमेशा अपना हाथ रखता है। जी मालिक, बाकी कुछ तो पता नहीं चला कि उसका क्या रिश्ता है, पर इतना पता है कि जिस तरह से उनकी बहन के साथ बॉडीगार्ड होते हैं वैसे ही उसके साथ भी बॉडीगार्ड होते हैं और उसकी बहन के साथ ही आती है और उसी के साथ ही जाती है। जयवीर, ओबरॉय ब्रदर्स के साथ उसे लड़की का क्या रिश्ता? ऐसा क्या हो गया कि अचानक वो हॉस्टल से ओबरॉय ब्रदर्स के घर में शिफ्ट हो गई?
ये पता नहीं चला मलिक, बस इतना पता चला है कि उसको भी वही सारी प्रोटेक्शन और सब कुछ मिल रहा है जैसे उनकी बहन को। उसकी माँ ओबरॉय ब्रदर्स पर तो हमेशा ब्लैक डेविल का हाथ रहा है, ओबरॉयस को हमेशा वो प्रोटेक्ट करता है। कई बार पता चला है, एक दो बार तो ये बात भी उठी थी, हाँ अगर वो लड़की ओबरॉय ब्रदर्स की छत्रछाया में है तो फिर ब्लैक डेविल क्या हमारा साथ देगा, इसी बात का डर लग रहा है। ठीक है, तुम ब्लैक डेविल को छोड़ो, साथ साथ कोई और इंतजाम करो, वहां पर लोकल किसी से मिलो, किसी मिनिस्टर से या फिर किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी से जो कि उस लड़की को इंडिया में लाने के लिए हमारी मदद करे। वो बात तो ठीक है जयवीर, पर वो लड़की ओबरॉय ब्रदर्स के साथ क्या कर रही है? राणा, हमने अपने उस लड़के से सब पता कराया है, वो पल पल की नजर रख रहा है और उसने उस लड़की की एक दोस्त मिशी के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती भी की है। उसे लड़की ने ही बताया कि पहले वो उनके साथ हॉस्टल में रहती थी, पर अब वो हॉस्टल में नहीं रहती। वो बीच में इंडिया गई थी और फिर वापस आ गई 3-4 दिन के अंदर अंदर ही। इंडिया कब आए वो मालिक ये तो नहीं पता, पर वो लड़की भी बता रही थी कि उनकी बहन के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी और इसीलिए शायद उसने ओबरॉय ब्रदर की बहन को बता दिया होगा हमारे बारे में, और शायद इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहे हो और अपने घर में रख रहे हो सकता है, पर फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर ओबरॉय ब्रदर की छत्रछाया में वो लड़की है और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ब्लैक डेविल हमारा कितना साथ देगा, इस बात पर शक जरूर होता है। इसीलिए तुम जर्मनी में ही देखो, कोई तो ओबरॉय ब्रदर्स के अगेंस्ट होगा। आफ्टर ऑल टॉप के बिजनेसमैन है, दुश्मन भी उतने ही होंगे, उन्हें की टक्कर का कोई दुश्मन या कोई मिनिस्टर ढूंढो जो हमारी मदद कर पाए, और तब तक पता करो इस लड़की का ओबरॉय ब्रदर से कोई और रिश्ता भी है या फिर सिर्फ उनकी बहन की दोस्ती के खातिर वहां रह रही है। हाँ मालिक, मैं पता करता हूँ। राणा वहां से चला जाता है। जयवीर की माँ, ये हो क्या रहा है? इस एक लड़की पिद्दी भर की लड़की ने घुमा के रख दिया। इंडिया में थी तो हम सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि चीजें मुश्किल हो रही है। वही तो माँ इंडिया में होती तो अब तक कब का मसल चुके होते। बाहर है, जो भी काम करना है बहुत सोच समझकर करना है, क्योंकि बाहर का कानून तो हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। बस एक बार वो लड़की हाथ आ जाए, उसके बाद उसका वो हाल करूंगा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी माँ, बस मैं भी उसे दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो हमारे हाथों में होगी और फिर गिन गिन के उस बदले लूंगी। बहुत बेइज्जती हुई है हमारी इसके साथ, बहुत ज्यादा घबराओ मत माँ, जो भी होगा सब ठीक होगा। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो लड़की मेरे हाथ में नहीं हुई तो मेरा नाम भी जयवीर ठाकुर नहीं, और फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई ओबरॉय ब्रदर्स आए या फिर वो ब्लैक डेविल, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर इन सब बातों से अनजान की आना की खबर किसी को मिल रही है। अंश शिव अपने ऑफिस में बैठे थे। अंश, शिव, कुछ पता चला? कुछ तो हरकत कर रहे होंगे, वह क्या उन्होंने दोबारा तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? 5 दिन बीत चुके हैं, नहीं अभी तक नहीं, जबकि उन्होंने मुझे कहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें वो लड़की चाहिए। अंश, पक्का उन्हें कुछ शक हो गया है, क्योंकि सनाया आना इकट्ठे जाते हैं और कोई ना कोई तो उन्हें बता ही देगा। अगर वो उसे पर नजर रख रहे हैं तो सिक्योरिटी तो पूरी टाइट कर दी है, बाहर का कोई भी आदमी कॉलेज के अंदर नहीं आ सकता। आना को भी बोल दिया है किसी से भी दोस्ती ना करे, किसी से भी नहीं, और कुछ भी मत बताए, और सनाया तो ऐसा करेगी नहीं। शिव, अंश, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये जयवीर ठाकुर का आदमी जो था वो बहुत पहुंची हुई चीज था, क्योंकि उसने कहा कि वो इंडिया में सारी इलीगल एक्टिविटीज, वेपन्स की डील और सब करने में, सब परमिशन लेने में हमारी हेल्प करेगा। और तुम्हें पता है इंडिया में अब ये सब काम करना कितना मुश्किल हो रहा है। ये बात तो है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर अंश शिव को कुछ बोला। शिव ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम पागल हो क्या? अंश, इससे प्रिंसेस की जान को खतरा भी हो सकता है। अंश, तुम्हें लगता है कि मैं एंजल की जान को कुछ खतरा होने दूंगा? शिव, प्लीज, हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं उस ठाकुर को जरा सा भी शक हो गया तो। पर उसे ब्लैक डेविल पर कैसे शक होगा? अंश, ये बात छुपी हुई नहीं है कि ब्लैक डेविल ओबरॉय ब्रदर को हमेशा हेल्प करता है और प्रायोरिटी देता है, और अगर उसे जयवीर ठाकुर को यह पता चल गया कि आना ओबरॉय ब्रदर्स के साथ है, सनाया की दोस्त है, तो वो कुछ ना कुछ और प्लान जरूर करेगा, और हमें उसके प्लान से पहले ही अपना प्लान रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुश्मन शायद हमारे लिए कुछ ना हो, पर हमारी एंजल के लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर जयवीर ठाकुर को जीना है, किसी के साथ अपना वंश आगे बढ़ाना है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ हमारी एंजल चाहिए। तू समझ रहा है? समझ रहा हूं मैं, ये बात तो मुझे भी पता है कि एंड प्रिंसेस को पाने के लिए वो कितने पागल है। एक तो उनकी बेइज्जती हुई है, वो अलग, और ऊपर से जयवीर ठाकुर को अपना वंश आगे बढ़ाना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रिंसेस के थ्रू हो सकता है। और इसी बात का मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। उसने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की? गुस्सा हम बाद में भी कभी निकल सकते हैं, एक बार वो हमारे हाथ लग जाए उसके बाद हम उसे दिखाएंगे कि ओबरॉय ब्रदर्स के होते हुए पर हमारी एंजल पर बुरी नजर डालने का अंजाम क्या होगा। हमें बहुत सोच समझकर काम करना होगा। शिव, घबरा मत, फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ एंजल को सेव करना है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। शिव और अंश कुछ प्लान बनाते हैं और फिर वो किसी को फोन करते हैं। कॉलेज में विराट के कैबिन में, तुम मिस सनाया, आर यू रेडी? कल सुबह हमें वर्कशॉप के लिए निकलना है। यस सर, आई एम रेडी।
विराट, मैं आपको सुबह 6 बजे पिक करूंगा और सब स्टूडेंट वहां पर पहुंच जाएंगे। सनाया, नो सर, यू नीड नॉट टू वरी, मैं अपनी गाड़ी में और अपने ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। नो मिस सनाया, अल्पविराम छोटे बाह का टाइम होगा और मैं खुद ही आपको पिक करूंगा। आप चाहे तो आपके ड्राइवर जो बॉडीगार्ड आपके पीछे रह सकते हैं। आई डोंट माइंड, जैसे कि हमेशा रहते हैं। और वो दोनों हंस पड़े। सनाया ने हाँ में सिर हिलाया और उसके केबिन से चली गई। विराट उसे देखा ही रहा। थोड़ी देर बाद ही आना उसके केबिन में आई। आना, विराट तुम क्या करना चाहते हो, मुझे कुछ तो बताओ। अभी नहीं बता सकता ना, अभी तुम बस ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूं वह बहुत जरूरी है। तुम्हारा इन ओबरॉय ब्रदर से पीछा छोड़ने छुड़ाने का यही एक तरीका है। पर विराट प्रॉमिस करो तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वह सनाया के साथ हो। मानती हूं कि वह मेरी गुनहगार है, पर फिर भी मैं उससे वही सजा नहीं दे सकती। नहीं आना, तुमने सोच भी में कैसे लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा। बस यह समझो कि मुझे तुम्हें जल्द से जल्द ओबरॉय ब्रदर की कैद से छुड़ाना है। आना, और जयवीर ठाकुर का क्या? कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कैद से छूटकर मैं उसकी कैद में फंस जाऊं। विराट, नहीं आना, उसके लिए भी मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है तुमने? एपिसोड 55। इंडिया में जयवीर ठाकुर बिस्तर पर लेटा पीछे की ओर अपना सिर टिका कुछ पुरानी बातें याद कर रहा था। फ्लैशबैक, ठीक 1 साल पहले जयवीर ठाकुर मीटिंग करके बाहर निकल रहा था। उसके आगे और पीछे 10-10 कदम की दूरी पर ड्राइवर चल रहे थे। जयवीर ठाकुर ने मास्क डाला हुआ था और साथ में चल रहा था। राणा के हाथों में भी ग्लव्स और मास्क मुंह पर था कि अचानक सामने से एक लड़की भागती भागती उनके पास आई। लगभग 19 साल की वह लड़की, गोल मटोल चेहरा, चब्बी चीक्स, कजरारी आंखें, गोरा रंग। उस लड़की ने ऊपर की तरफ बालों को रिबन से बंधा हुआ था और बाकी बाल खुला छोड़े थे और सिंपल व्हाइट टी शर्ट और जीन्स के साथ वो अचानक भागते भागते जयवीर के पास आई और बोली हेलो। जैसे ही उसके पास जाने लगी, बॉडीगार्ड से उसे हाथ दिखाकर रोक दिया कि उसके पास नहीं जाए। जयवीर ठाकुर ने जैसे ही उसे लड़की को देखा, उसकी नजर उस पर टिक गई। उसका दिल था कि अभी के अभी इस लड़की को अपने साथ ले जाए, पर उसे यह भी पता था कि वो कभी किसी को छू नहीं सकता। यही सोचकर वो चुप हो गया, पर उस लड़की को देखकर ही उसकी डिजायर जाग रही थी। वो उसमें खोया ही हुआ था कि उस लड़की ने दोबारा कहा हेलो सर, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? राणा ने कहा। ए लड़की, जा यहां से, दिख नहीं रहा सर, किसी से बात नहीं करते। लड़की ने आराम से कहा। क्यों, ये गूंगे हैं क्या? राणा ने कहा। पागल। तो ठाकुर ने राणा को रोक दिया। वो लड़की 10 कदम पर जयवीर ठाकुर से दूर थी क्योंकि बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया था। उसने कहा सर प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। जीवीर ठाकुर ने उसको देखते हुए हमें सिर हिलाया तो उसने कहा वो देखिए सामने जो सड़क पर बच्चे बैठे हैं, उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है स्कूल फीस न देने की वजह से, और उनके माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम सुबह से इन बच्चों की फीस के लिए कलेक्शन कर रहे हैं। मैंने आपको देखा और मुझे लगा कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी मदद कर देंगे, इसीलिए हम आए। उसे लड़की के साथ एक और लड़की भी थी, उसकी फ्रेंड। उसने भी कहा सर आपके लिए तो थोड़े से पैसों का कोई मोल नहीं, पर उन बच्चों को वापस से स्कूल जाने को मिल जाएगा। वो दूसरी लड़की बोल ही रही थी, पर जयवीर ठाकुर की नजरें तो सिर्फ उसी लड़की पर थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला कितने पैसे चाहिए और कितने कलेक्ट हो गए। जैसे ही वो बोला, वो लड़की हैरानी से देखने लगी। कहती इसका मतलब आप गूंगे नहीं है सर? ठाकुर हंसा और बोला नहीं तो। उसने कहा जितनी भी आप मदद करना चाहे, हमने सुबह से 5,000 इकट्ठा कर लिया है, पर हमें 40,000 की जरूरत है। इन 3 बच्चे हैं और तीनों की फीस 1 साल से नहीं दी, और पेंडिंग अमाउंट बाद में करेंगे। जयवीर ठाकुर ने हाँ बोला और अपना वॉलेट निकला। वॉलेट में से जितने भी पैसे थे उसने उस लड़की को देने चाहे। राणा ने आगे बढ़कर वो पैसे लिए और उस लड़की को दे दिए। क्योंकि जयवीर ठाकुर को सिर्फ राणा छू सकता था, उसने प्रॉपर ग्लव्स डाले हुए थे। लड़की ने वो पैसे लिए खुश हो गई, पर उसने राणा की तरफ घूर के देखा। राणा ने उसे बोला चलो अब पैसे मिल गए, जाओ यहां से। जयवीर ठाकुर ने अपनी आंखें दिखाकर राणा को रोक दिया। राणा ने सर झुका लिया। फिर जयवीर ठाकुर ने राणा को बोला चेक। राणा ने चेक बुक ठाकुर को दी। उसने वैसे ही उसे लड़की को देखते हुए 5 लाख का चेक काट दिया और बोला ये लो, और इन बच्चों की पिछली फीस देने के साथ साथ आगे की भी सारी फीस दे दो, और अगर कभी आगे पढ़ाई के लिए या किसी की जरूरत हो के लिए, या फिर तुम्हें किसी चीज के लिए जरूरत हो, तो तुम कभी भी हमसे मिल सकती हो। जयवीर ठाकुर ने राणा को कुछ इशारा किया तो राणा ने हाँ बोलकर जयवीर ठाकुर का कार्ड उसे लड़की को दे दिया। उसे लड़की वो लड़की कार्ड लेकर खुश हो गई और बोली थैंक यू सर। फिर जयवीर ठाकुर ने वो चेक जैसे ही राणा को देने लगा, लड़की ने आगे बढ़कर वो चेक जयवीर ठाकुर के हाथ से ले लिया, जिससे कि उसका हाथ उससे टच हो गया। राणा ने हैरानी से देखा। जयवीर ने भी अपने हाथ पीछे खींचे। लड़की ने जैसे ही चेक पर 5 लाख का अमाउंट देखा, वो खुशी से उछलने लगी और बोली थैंक यू सर, आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी मदद की है, अब हमें कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और वो खुशी खुशी जयवीर ठाकुर का हाथ अपने हाथों में लेकर जोर जोर से थैंक यू बोलने लगी। जयवीर ठाकुर और राणा की दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जयवीर ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींचा। राणा ने भी उसे बोला ये लड़की जा यहां से, क्या कर रही है?
बेवकूफ जयवीर ने राणा को रोक दिया और बोला चलो यहां से जल्दी चलो, और वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। लड़की हैरानी से देखती रह रही कि हमने तो सिर्फ हाथ ही पका था, और उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी सोनी, उसने कहा रहने दे आना, तुम्हें तो पता ही है बड़े लोग अपने को किसी को टच नहीं करने देते, बट हमें क्या, हमें तो मिल गया, अब इन बच्चों की पूरी फीस भर दी जाएगी और इन्हें स्कूल से भी कोई नहीं निकलेगा। वो दोनों खुशी खुशी उससे तरफ चली गई। जयवीर अपनी गाड़ी में बैठा उसे लड़की के बारे में सोच रहा था और राणा बहुत परेशान था। उसने अपनी हवेली पर फोन करके डॉक्टर की टीम बुला ली थी। जयवीर को कोई जरा सा भी छू दे तो उसे बहुत एलर्जी हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, और यहाँ तो उसे लड़की ने उसका पूरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अच्छे से मिलाया। राणा ने जल्दी से जयवीर ठाकुर को सैनिटाइजर दिया। जयवीर ने अपने हाथ सैनिटाइज किया, उसने अपना कोट उतारा और राणा को बोला जल्दी हवेली की तरफ चलो। वो लोग हवेली से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, पर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी गई। ठाकुर को थोड़ी ही देर में एलर्जी शुरू हो जाती है। आधा घंटा हो गया पर ठाकुर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। राणा भी हैरान हो गया, उसको लगा था कि अभी तक तो सर को सांस ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है, इनको तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसे एलर्जी के लक्षण दिखने लगते हैं, पर यह क्या आधा घंटा हो गया पर कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि कोई अभी तक कोई दवाई भी नहीं दी गई। राणा ने हैरानी से पीछे की ओर देखा और बोला सर आप ठीक तो है? जयवीर ने हाँ में हिलाया और बोला मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, और ये देखो मेरा हाथ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बॉडी। जयवीर और राणा दोनों हैरान थे। गाड़ी हवेली के आगे रुकी। उसकी मां परेशानी से इधर उधर घूम रही थी। उसने जैसे ही जयवीर को देखा बोला जयवीर जल्दी चलो अपने कमरे में, डॉक्टर की टीम पूरी तैयार है। जयवीर ने अपनी मां को दूर से ही बोला पर मां मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो वह हैरान रहेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। राणा ने खुद मुझे बताया कि तुम्हें किसी लड़की ने दोनों हाथों से छुआ है। तुझे भी ने कहा उसने मुझे दोनों हाथों से छुआ, बल्कि वह मेरे बहुत पास भी आए उसके बाद, पर फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो उसकी मां ने कहा ये कितनी देर पहले का वाकया है? तो उन्होंने कहा लगभग 40 मिनट पहले का। तो वह हैरान रह गई। उसने कहा फिर भी तुम एक बार ऊपर डॉक्टर के पास चलो, चेकअप करा लो, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद में रिएक्शन हो। जयवीर ऊपर चला गया। डॉक्टर वैसे ही मास्क और ग्लव्स डालकर, एक डॉक्टर उसको चेक कर रहा था। उसने देखा उसने कि ठाकुर बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि पहले होता है। उसकी मां और जयवीर दोनों हैरान रह गए। उन्होंने कहा इस वाकया को लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसकी मां ने पूछा पर डॉक्टर साहब आप ही बताइए कि यह मुमकिन कैसे है? तो डॉक्टर ने बताया हो सकता है कुछ इंसानों में अलग अलग जीन्स होते हैं, शायद उसकी बॉडी में जो खून है उसकी गर्मी या कुछ भी उसके अंदर ऐसा है जिससे कि मलिक को रिएक्शन नहीं हुआ। यह तो हमें उस लड़की को चेक करने पर ही पता चलेगा, हम कुछ भी नहीं बता सकते। डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी क्योंकि जयवीर ने ही दवाई देने से मना कर दिया था। वह देखना चाहता था कि उसे कितना रिएक्शन होता है। इस इंसिडेंट को 2 घंटे बीत चुके थे पर अभी तक जयवीर बिल्कुल ठीक था। कहीं ना कहीं उसके दिल में हल्की सी खुशी हो रही थी कि वह लड़की उसको पहले ही नजर में बड़ी अच्छी लगी, और अगर ऐसा है तो फिर तो वह किसी भी कीमत पर उसे लड़की को पाकर ही रहेगा। उसकी मां भी मन ही मन खुश हो रही थी कि शायद मेरा वंश बढ़ाने वाला मिल गया। डॉक्टर ने कहा आप उस लड़की का पता कराया और 1-2 बार उसे और मालिक को छूने दीजिए कुछ और बात से, और फिर हम उस लड़की के टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। जयवीर की मां ने राणा को देखा और बोला अगले 24 घंटे तक मुझे उसे लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। जयवीर ने राणा को रोका और बोला इंफॉर्मेशन के साथ साथ वह लड़की मुझे मेरे गोदाम के बेसमेंट के कमरे में चाहिए। उसकी मां ने हैरानी से देखा और बोला जयवीर अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। जयवीर ने बोला वह भी हो जाएगा मां, मैं जो करना चाहता हूं मुझे करने दो। राणा ने भी हाँ बोला और बोला माल की मालिक ठीक कह रहे हैं, हम डॉक्टर की टीम पहले ही तैयार रखेंगे, सब दवाएं इंजेक्शन, अगर ज्यादा कुछ हुआ तो हम जेट भी तैयार रखेंगे ताकि मलिक को जल्दी से जल्दी लंदन ले जाया जाए। पर शायद अभी एक बार प्रूफ होना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है। उसकी मां भी बहुत खुश हो रही थी। इधर आना ने उसे बच्चों का एडमिशन वापस कर दिया था और अगले 2 साल की फीस भी दे दी थी। बाकी के बचे पैसे भी उसने उनके माँ बाप को दे दिए कि आपको जब भी जरूरत है इसका इस्तेमाल कर लीजिए। फिर वह अपनी इस फ्रेंड सोनी के साथ घर आ गई। सोनी तुझे तो पता है ना कि यह माँ बेटा तेरे साथ क्या करते हैं? नहीं सोनी मैं नहीं जा सकती, तुम्हें तो पता है कि मेरे पापा भी यही है, जब तक वह है मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पर तू समझती क्यों नहीं? तेरे पापा को तो वह संभाल ही लेंगे, आफ्टर ऑल उनकी सारी प्रॉपर्टी ली है जिस पर सिर्फ तेरा हक था। ऐसा मत बोलो सोनी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये लोग मेरे साथ अच्छे से रहे यही बहुत है। जो भी हो वह मेरे माँ और भाई भी हैं, मैं ये चीज नहीं भूल सकती। सौतेली माँ और भाई बोलो, और वो क्या करते हैं, कितना मारते हैं तुझे, वह तो मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। देखती हूँ रोज के रोज ताजा जख्म, आखिर कोई इंसान भी इतना नीचे गिर सकता है? आना मेरी गलती होती है, मुझसे ज्यादा काम नहीं किया जाता, इसकी वजह से मुझे मार पड़ती है। बस कर आना, बस कर, अब चुप रह।
तुझे काम करने की क्या जरूरत है, सारी प्रॉपर्टी तो हड़प के बैठे हैं और वह तेरा भाई सारा कुछ तो जुए में और बिजनेस में हार चुका है, अब और क्या चाहिए उसे। पता नहीं कितनों से कर्ज भी ले चुका है। सोनी तू क्यों इतना सोच रही है, छोड़ देना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। देख अभी पिछले 3 दिन से मैं अच्छे से काम कर रही हूँ और मुझे कोई मार नहीं पड़ रही, बहुत शांति से जा रहे हैं ये दिन। सोनी किस मिट्टी की बनी हुई है तू, ठीक है जा, तुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पर मैं तुझे इतना ही कहूंगी, कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताना और जितनी जल्दी हो सके इन हैवानों के चंगुल से निकल जा। अच्छा, और निकल कर कहाँ जाऊंगी? सोनी विराट से शादी कर ले, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत प्यार करता है तुझे ही दिखाई नहीं देता। सोनी मेरे दिल में विराट के लिए ऐसा कुछ नहीं है और ये तुझे लगता है वह सिर्फ मेरा दोस्त है। मैंने उसे एक बार पूछा भी था तेरे कहने पर और बेवकूफ उसने मना कर दिया। उसने कहा वह मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानता है पर वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। ओ गॉड, कितनी गधी है तू कि उससे डर था कि कहीं तू उससे दोस्ती भी ना तोड़ दे। उसने मुझसे बात की थी। तू ख्याली पुलाव बनाती रहती है। अब मुझे जाने दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में मुझे मार पड़े। ठीक है जा, पर विराट के बारे में जरूर सोचना। आना सोच लिया, वह मेरा दोस्त था, दोस्त है और दोस्त रहेगा, बहुत अच्छा। और मैं कभी शादी नहीं करने वाली, तुझे अच्छे से पता है मुझे शादी और इन सब रिश्तों में विश्वास नहीं। फिर आना भागकर अंदर चली जाती है। सोनी कितनी ही देर आना को देखती रहती है। आना काश तेरी जिंदगी में भी बहुत सारी खुशियां आए, जितने गम तुझे मिले हैं यू डोंट डिजर्व आई, यू डिजर्व ओनली हैप्पीनेस। काश कोई ऐसा तेरी जिंदगी में आए जो तुझे बहुत प्यार दे, बहुत केयर करे, जिसके लिए तू सबसे इंपॉर्टेंट हो, तू उसकी प्रिंसेस, उसकी एंजल हो, और जो तुझे इन हैवानों के चंगुल से बचाए और साथ साथ इनको इनके किए की सजा भी दे। फिर सोनी भी वहां से चली जाती है। आना जैसे ही घर के अंदर आती है उसकी माँ। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।